चलिए आज हम बात करेंगे लोक प्रशासन का विकास, एवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए साइंस या एज ए सब्जेक्ट। अध्ययन के विषय के रूप में लोक प्रशासन का विकास कैसे हुआ, इस मुद्दे पे हम बात करेंगे। टॉपिक बड़ा है, 2 दिन 3 दिन चलेगा। टॉपिक महत्वपूर्ण टॉपिक होगा। एक तरह से कहें, इस टॉपिक में लोक प्रशासन का चूंकि विकास पढ़ेंगे तो इससे जुड़े जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं संक्षेप में एक बार गो थ्रू होंगे हम उनसे, और फिर आगे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चीज़ें जहां हमें जितनी डिटेल पढ़नी है तो वो एक एक करके फिर डिटेल पढ़ी जाएंगी चीज़ें। तो शुरू करते हैं टॉपिक। लास्ट टॉपिक में हमने बात की है कि लोक प्रशासन या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दो भूमिकाओं वाला विषय है। लोक प्रशासन एक कार्य या प्रक्रिया भी है, उसका एक अप्लाइड एस्पेक्ट है, लेकिन उसके साथ साथ लोक प्रशासन एक अध्ययन का विषय भी है, एक सब्जेक्ट भी। कार्य या प्रक्रिया के रूप में लोक प्रशासन उतना पुराना है जितनी पुरानी सभ्यता। फ्रॉम सिविलाइजेशन, जब से सभ्यता है तब से लेके टिल नाउ, आज तक हम लोक प्रशासन की भूमिका देखते हैं। इस चीज को हमने लोक प्रशासन के महत्व या इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की संज्ञा दी है। लेकिन साथ में हम देखते हैं कि एज ए सब्जेक्ट अध्ययन के विषय के रूप में लोक प्रशासन का जन्म हुआ है 1887 में अमेरिका में। वुडरो विल्सन इस विषय के पिता या जन्मदाता कहलाते हैं। कैसे जन्म हुआ 1887 में विषय का, तब से लेकर आज तक कैसे इस विषय का विकास हुआ, तो इस पूरे टॉपिक को हमने नाम दिया है लोक प्रशासन का विकास। उसी टॉपिक की हम बात करने जा रहे हैं। लोक प्रशासन के विकास की चर्चा 6 चरणों में हम करते हैं। स्क्रीन पे आप देखेंगे वो 6 चरण या 6 स्टेज यहां लिखी हुई हैं। फर्स्ट स्टेज, प्रथम चरण है 1887 से 1926। 1887 से 1926, और इसका नाम रखा गया है राजनीति प्रशासन द्वैत भाव, डाइकोटॉमी बिटवीन पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरा चरण, सेकेंड फेज है 27 से 37। नाम दिया गया है सिद्धांतों का स्वर्णकाल, गोल्डन एरा ऑफ प्रिंसिपल्स। थर्ड स्टेज है 38 से 47। नाम दिया गया है चैलेंजेस फॉर प्रिंसिपल्स या सिद्धांतों को चुनौती। अगला देखेंगे, चतुर्थ चरण है 1948 से 70, 48 से 70। क्राइसिस फॉर आइडेंटिटी या अस्तित्व का संकट। पांचवा चरण 71 से 90। 71 से 90, फेज ऑफ वैल्यू ओरिएंटेशन या मूल्य उन्मुखता का काल। और छठा चरण 6 फेज 91 टू टिल नाउ,
1991 से लेकर आज तक हम इसे नाम देते हैं वर्तमान प्रवृत्तियां, करेंट ट्रेंड्स या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड एलपीजी। तो इन 6 चरणों में बांट के चर्चा की जाती है लोक प्रशासन विषय के विकास की। एक एक करके इन चरणों को हम देखेंगे, समझेंगे कि कैसे जन्म हुआ है लोक प्रशासन विषय का और फिर कैसे उसका विकास हुआ है। वुडरो विल्सन का हम योगदान, कंट्रीब्यूशन पढ़ेंगे कि कैसे वुडरो विल्सन ने इस विषय को जन्म दिया, क्या तर्क दिए उसके पीछे, एलपीजी के क्या प्रभाव पड़े पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, हम उसे पढ़ेंगे, प्लस और जो इससे जुड़ी बातें हैं। तो देखें एक एक करके। फर्स्ट स्टेज है स्क्रीन पे आपके सामने। प्रथम चरण, फर्स्ट स्टेज, समय है 1887 से 1926, 1887 से 1926। नाम है राजनीति प्रशासन द्वैत भाव, पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटॉमी। इस चरण से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण विद्वान होंगे, हम एक एक करके उनकी बात करेंगे। एक विद्वान जो है स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं, वुडरो विल्सन, जो सबसे महत्वपूर्ण विद्वान हैं, हमारे विषय के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट के जन्मदाता हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय यही थे अमेरिका के प्रेसिडेंट। उसके अलावा थोड़ा सा हम बात करेंगे फ्रैंक गुडनाउ की, एफ.डब्ल्यू. टेलर की, मैक्स वेबर की और एल.डी. वाइट या लियोनार्ड वाइट की। ये 5 विद्वान, 5 थिंकर हैं जो विशेष रूप से प्रथम चरण से जुड़े हुए बड़े इंपॉर्टेंट थिंकर हैं। उसमें भी वुडरो विल्सन, टेलर, वेबर ये ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। विल्सन लोक प्रशासन के जन्मदाता हैं, इसलिए टेलर, वेबर ने कुछ महत्वपूर्ण थ्योरीज दी हैं एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ी हुई, तो वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं हमारे लिए। सबसे पहले वुडरो विल्सन का कंट्रीब्यूशन देखें। 1887, 1887 की हम बात करेंगे। सबसे पहले यूएस चलेंगे, अमेरिका। पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर थे वुडरो विल्सन। जिस समय की हम आपसे बात कर रहे हैं 1887, उस समय पॉल साइंस के प्रोफेसर थे विल्सन, बाद में यूएस प्रेसिडेंट बने। हम अभी उसी दौर की बात कर रहे हैं जब वो प्रोफेसर थे पॉलिटिकल साइंस के। वैसे यहां स्क्रीन पे लिखा दिख रहा है आपको, ओवरऑल जो वुडरो विल्सन का टाइम है 1856 से 1924। जन्म हुआ 1856 में, डेथ हुई उनकी 1924 में। अमेरिका के राष्ट्रपति यहाँ वो भी दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, 1913 से 1921 तक, 1913 से 1921, मतलब 8 साल, 2 फेज पूरे किए उन्होंने। 8 साल वो अमेरिका के राष्ट्रपति रहे। एक तरह से कहा जाए पूरा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर उन्हीं के राष्ट्रपति के दौर में हुआ। तो 1887 जब वुडरो विल्सन पॉल साइंस के प्रोफेसर थे अमेरिका में, उनका एक आर्टिकल पब्लिश हुआ। अमेरिका में एक प्रतिष्ठित जर्नल पब्लिश होता है, अभी भी आता है, पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली। पॉल साइंस के प्रोफेसर थे, उस जर्नल में आर्टिकल पब्लिश होते रहते थे। 1887 में उनका एक आर्टिकल पब्लिश हुआ, नाम था द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन का अध्ययन।
स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन का अध्ययन, इस नाम से विल्सन का आर्टिकल पब्लिश हुआ। इस आर्टिकल में उन्होंने एक महत्वपूर्ण थॉट, एक विचार का प्रतिपादन किया, जिसे नाम दिया गया राजनीति प्रशासन द्वैत भाव, पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी। द्वैत भाव मतलब अलग अलग करना, सेपरेशन। राजनीति अलग और प्रशासन अलग। क्या था विल्सन का ये थॉट, हमें जानना है। इसी से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एज ए इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट जन्म हुआ है। विल्सन ने अपने इस विचार में कहा कि राजनीति का काम होता है नीति का निर्माण करना, पॉलिसी मेकिंग, जबकि प्रशासन का काम होता है नीति का क्रियान्वयन करना, इम्प्लीमेंटेशन। एक बनाएगा, दूसरा उसे जनता के बीच में लागू करेगा। जब निर्माण किया जाता है तो प्राथमिकता मूल्यों को होती है, वैल्यूज, और जब इम्प्लीमेंटेशन होता है तो प्राथमिकता तथ्यों को होती है, फैक्ट्स। विल्सन का कहना था कि राजनीति और प्रशासन के कार्य भी अलग होते हैं और कार्यों की प्रकृति भी अलग होती है। राजनीति का काम निर्माण है, प्राथमिकता मूल्यों को है। प्रशासन का काम क्रियान्वयन है और प्राथमिकता तथ्यों को है। कार्य अलग, कार्यों की प्रकृति अलग। तो इसलिए विल्सन का सुझाव था कि इन दोनों का अध्ययन भी अलग अलग विषयों के द्वारा होना चाहिए। राजनीति या नीति के निर्माण का अध्ययन करे राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस, और प्रशासन या इम्प्लीमेंटेशन का अध्ययन करे प्रशासन या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। विल्सन का जब ये आर्टिकल पब्लिश हुआ उस जर्नल में, दूसरे विद्वानों को भी बात समझ में आई कि हाँ, बात तो ठीक है, सच्चाई ये तो कि राजनीति का काम अलग है, प्रशासन का काम अलग है। उन्होंने विल्सन के इस विचार को मान्यता दे दी, स्वीकार कर लिया कि हाँ, बात ठीक है। जब विल्सन के इस थॉट को रिकॉग्नाइज किया गया, यहीं से हमने लोक प्रशासन का एक स्वतंत्र विषय के रूप में जन्म माना। अब तक लोक प्रशासन पॉलिटिकल साइंस का ही एक पार्ट हुआ करता था। हम लोगों के देश में तो आप देखेंगे आज तक भी ज्यादातर यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस में अभी भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिकल साइंस का ही एक पार्ट है। बहुत कम, बहुत गिनी चुनी यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस ऐसे हैं जिसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अलग डिपार्टमेंट बने हैं, या बीए में, एमए में अलग से उसे ऐसे सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। अदरवाइज बीए आप करते हैं, पॉलिटिकल साइंस एक सब्जेक्ट रखते हैं, तो बीए फाइनल ईयर में पॉलिटिकल साइंस का एक पेपर बस हो जाता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये पॉलिटिकल साइंस का ही पार्ट था। विल्सन पॉलिटिकल साइंस के ही प्रोफेसर थे और वही फिर ये सुझाव दे रहे थे कि चूंकि राजनीति और प्रशासन के कार्य भी अलग होते हैं, कामों की प्रकृति भी अलग होती है, तो इसलिए बेहतर है कि हम इनका अध्ययन भी अलग अलग विषयों के द्वारा करें। और यहीं से फिर लोक प्रशासन का एज ए इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट, एक स्वतंत्र विषय के रूप में जन्म हो गया। हम बात कर रहे हैं दो शब्दों की कि राजनीति जब निर्माण करती है तो प्राथमिकता मूल्यों को होती है, और प्रशासन जब क्रियान्वयन करता है तो प्राथमिकता तथ्यों को होती है। क्या मतलब है इन दोनों का, थोड़ा सा यहां ये भी समझ लें। मूल्य या वैल्यूज का मतलब होता है व्यक्तिगत पसंद नापसंद। दूसरे शब्दों में कहा जाए, क्या होना चाहिए। तथ्य का मतलब होता है वास्तविकता, क्या है या क्या हो रहा है।
एक हमारी पसंद नापसंद है, हमें क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। दूसरा जबकि वास्तविकता है कि क्या है, क्या हो रहा है। हमें पसंद है कि भाई सत्यनिष्ठा होनी चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, लेकिन अब व्यवहार में क्या हो रहा है। हमें पसंद है कि भाई किसानों को रेल ट्रैक पे नहीं बैठना चाहिए, उनकी कपलिंग नहीं खोलनी चाहिए, लेकिन व्यवहार क्या है, वास्तविकता क्या है। अब हो सकता कि हमें ऐसा लग रहा हो कि भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, लेकिन किसी को लग रहा हो कि नहीं, कोई बुराई नहीं होना चाहिए भ्रष्टाचार, कम से कम काम जल्दी तो हो जाता है भ्रष्टाचार होता है तो। सरकार इतनी कम तनख्वाह दे रही है, नहीं होगा भ्रष्टाचार तो लोग कैसे घर चलाएंगे, तो होना चाहिए, कोई बुराई नहीं। ऐसे भी लोग हो सकते हैं। हमें लग रहा है कि लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल होनी चाहिए, कि 21 साल की, 22 साल की, 25 साल, किसी को लग रहा हो नहीं 12 साल में भी हो जाना चाहिए। बाल विवाह तो होते ही हमारे देश में। तो हमारे मूल्य मतलब हमारी पसंद नापसंद क्या है, हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। ये हर आदमी के लिए अपनी एक अलग मानसिकता, अपनी एक अलग सोच हो सकती है। सबको भगवान ने दिमाग दिया, दिल दिया, सबकी अपनी सोचने समझने की क्षमता है, पसंद नापसंद है। कोई कहता है कि शराबबंदी होनी चाहिए, कोई कहता है नहीं होनी चाहिए। लेकिन वास्तविकता या तथ्य वो तो सबके लिए एक जैसा होता है। जो है, क्या हो रहा है, तो अब क्या है, वो तो वही कि अभी हमारे देश में लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल है तो है, ये सबके लिए वही है। हाँ, राय हो सकती है कि नहीं, हमें लगे कि नहीं 21 होना चाहिए, हमारे प्रधानमंत्री जी को लग रहा है कि 21 होनी चाहिए, कोई कहे कि नहीं 18 ठीक है, नहीं होना चाहिए, 18 ही होना चाहिए। कोई हमने कहा कहे कि नहीं 16 हो जाना चाहिए, कोई कहे कि नहीं। तथ्य है कि 18 साल है, तथ्य है कि भ्रष्टाचार बहुत फैला हुआ है। मूल्य सबके अपने अलग हो सकते हैं। तो देखिए आप, राजनेता जब नीति का निर्माण करते हैं, पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस चलती है, उस समय मूल्यों को प्राथमिकता होती है। जितने राजनीतिक दल हैं, जितने राजनेता हैं, सब अपनी पसंद नापसंद बताते हैं संसद में, राज्य विधानसभा में क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। कृषि को लेके कानून बन रहे हैं, विधेयक आ रहे हैं, सब अपनी अपनी पसंद नापसंद बता रहे हैं। कोई कह रहा है एमएसपी भी कानून में होना चाहिए, कोई कह रहा नहीं होना चाहिए, सबकी अपनी राय है। कोई कह रहा है 370 रहना चाहिए, कोई कह रहा है हटना चाहिए, कोई कह रहा है महिलाओं की उम्र क्या। तो हमने कहा जहां भी जो चीज देखिए, अब जिसकी पसंद नापसंद के पक्ष में बहुमत होता है, डेमोक्रेसी है, उसके अकॉर्डिंग पॉलिसी बन जाती है। भाई मोदी सरकार है, बहुमत है उनका, उनकी पसंद के अकॉर्डिंग उन्होंने कानून बना लिए। अब उन कानूनों को जो बन गए, लागू करने की जिम्मेदारी प्रशासन की है। जनता के बीच में प्रशासन को उन कानूनों को लागू करना है। प्रशासन का काम क्रियान्वयन है, और उस समय हम अपेक्षा करते हैं कि प्रशासन केवल तथ्यों या वास्तविकता के आधार पर काम करे। प्रशासन में भी जो लोग बैठे हैं वो भी इंसान हैं, उन्हें भी भगवान ने दिलो दिमाग दिया है, नेताओं से ज्यादा ही दिया है। उनकी भी सोच, उनकी भी पसंद नापसंद होगी। कई प्रशासक ऐसे होंगे जिन्हें लग रहा होगा कि एमएसपी कानून में होना चाहिए, और कई ऐसे होंगे कि नहीं होना चाहिए। कई को लग रहा होगा कि नहीं, लड़कियों की शादी की उम्र 18 ही ठीक है, कई को लग रहा होगा नहीं 21 होनी चाहिए, और कई को कि 16 होनी चाहिए। तो भाई प्रशासक भी तो ऐसे होंगे जिनकी ये पसंद नापसंद होगी। लेकिन लेकिन राजनेता जब नीति का निर्माण करते हैं, तो उनके वैल्यूज, उनकी पसंद नापसंद को हम पर्याप्त स्थान देते हैं, सुना जाता है उन बातों को डेमोक्रेसी में। हाँ, ये बात और है कि फाइनली जिसके पास मेजॉरिटी है उसके अकॉर्डिंग पॉलिसी बनती है। लेकिन जब प्रशासन का काम क्रियान्वयन का है, प्रशासन के पाले में गेंद है, तो उनसे अपेक्षा की जाती है कि वो अपनी पसंद नापसंद को नहीं व्यक्त करें, वो अपनी पसंद नापसंद को अपने काम के दौरान कहीं आड़े नहीं आने दें, अपनी पर्सनल फीलिंग्स, अपनी भावनाओं को मार दें।
वो बस एज ए मशीन, जो सरकार ने नीति बनाई है, कानून बनाया है, बस उसे पूरे कमिटमेंट और डेडिकेशन से लागू करें। प्रशासक कार्य के दौरान ये नहीं करें या कर सकते कि नहीं ऐसा होना चाहिए वैसा नहीं, उन्हें तो बस जो सरकार ने बना के दे दिया है, बस अब इसे आप डिटो हूबहू लागू कीजिए। तो हम प्रशासक से अपेक्षा करते हैं कि जब घर से ऑफिस निकल रहा है, भावनाएं, फीलिंग्स ये घर पे ही छोड़ दे। ऑफिस आए बस मशीन का पुर्जा बन जाए। जैसे मशीनें हैं उनका कोई फीलिंग्स नहीं होती हैं, वैसे ही प्रशासन भी। तो तथ्य ये है कि 3 किसी कानून बन गए हैं, पारित हो गए। तथ्य ये है कि अभी तो 18 साल उम्र है लड़कियों की शादी की, तो अब उसे मानना है। तो अब अपनी भावनाओं को, तथ्य है कि 370 हट गया है, तथ्य है कि सीए कानून बन गए हैं, जो भी, तो अब आप पूरे मन से लागू कीजिए। हो सकता है कई प्रशासकों को सीए अच्छा लग रहा हो, कई ऐसे भी होंगे कि जिन्हें लग रहा होगा नहीं ये गलत हुआ, नहीं होना चाहिए, लेकिन वही बात हो रही कि अब आपको क्या लग रहा, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, कोई स्थान नहीं है आपकी फीलिंग्स को, आप उन्हें मार दीजिए। बस जो सरकार ने पॉलिसी बना दी है, कानून बना दिया, उसे लागू कीजिए पूरे मन से, पूरे वचन से, मतलब पूरे कमिटमेंट और डेडिकेशन से लागू कीजिए। तो विल्सन का कहना था कि राजनीति के मूल्य होते हैं, प्रशासन को मूल्यों से दूर रहना होता है, उन्हें तथ्यों के आधार पर काम करना होता है, तभी हम प्रशासन की एफिशिएंसी को एश्योर कर सकते हैं। यहां आपको एक टर्म याद रखना है, निर्वैयक्तिकता या इम्पर्सनैलिटी, एक टेक्निकल टर्म है जो अक्सर चर्चा हम करेंगे। मतलब आप जान गए हैं, प्रशासन जब राजनीति के मूल्यों से दूर रहे, केवल तथ्यों के आधार पर काम करे, तो उसी को एक शब्द में हम कह देते हैं इम्पर्सनैलिटी, निर्वैयक्तिकता। शब्द में ही अर्थ छुपा है, निर मतलब दूर और वैयक्तिकता मतलब व्यक्तिगत भावनाओं से। व्यक्तिगत भावनाओं से दूर रहते हुए काम करना, पर्सनल फीलिंग्स को दूर रखें फिर अपने कार्य करें, तो इसको हम कहते हैं इम्पर्सनैलिटी, पर्सनल फीलिंग्स को दूर रखते हुए कार्य। तो प्रशासक की इम्पर्सनैलिटी जरूरी है। प्रशासक का एक बड़ा महत्वपूर्ण गुण और नेचर ये माना गया है कि वो इम्पर्सनल हो, अपनी पर्सनल फीलिंग्स को काम के दौरान कहीं आड़े नहीं आने दे। तो चूंकि काम अलग हैं, कामों की प्रकृति अलग है, तो इसलिए विल्सन का कहना है कि हम इनका अध्ययन भी अलग अलग विषयों के द्वारा करें। विल्सन के इस विचार को मान्यता मिली, दूसरों ने कहा कि बात तो ठीक हो रही है, लोक प्रशासन का एक स्वतंत्र विषय के रूप में जन्म हो गया। वुडरो विल्सन को हमने फादर ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन के पिता की संज्ञा दे दी। आगे बढ़ाएं बात। विल्सन ही, वुडरो विल्सन ही अभी कंटिन्यू है। विल्सन ने अपने उसी आर्टिकल में एक प्रश्न उठाया, क्यों अब तक लोक प्रशासन का एक स्वतंत्र विषय के रूप में जन्म नहीं हुआ। विल्सन ने कहा जो बात हम कह रहे अब तक किसी के दिमाग में नहीं आई, अब तक क्यों जरूरत नहीं पड़ी हमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एज ए इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट। किसी और ने क्यों इस तरह के मुद्दे नहीं उठाए जो मैं उठा रहा हूं अपने आर्टिकल में। क्यों अब तक लोक प्रशासन का एक स्वतंत्र विषय के रूप में जन्म नहीं हुआ। और साथ में यह भी प्रश्न उठाया कि अब ऐसी क्या स्थिति हो गई है कि अब मैं ये बातें आपसे कर रहा हूं, अब एक स्वतंत्र विषय की जरूरत है हमें लोक प्रशासन की, अब ऐसा क्या हो गया। क्यों अब तक जन्म नहीं हुआ, उसके पीछे विल्सन ने 2 कारण बताए। एक कारण राजनीति विज्ञानियों द्वारा इग्नोरेंस, उपेक्षा करना, और दूसरा कारण बड़ी लिमिटेड पॉपुलेशन या जनसंख्या का सीमित होना।
विल्सन का कहना था कि चूंकि पब्लिक एडमिशन अब तक पॉलिटिकल साइंस का पार्ट रहा है और जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट या राजनीति विज्ञानी रहे हैं उन्होंने इग्नोर किया इस पार्ट को, इस सेक्शन को। राजनीति विज्ञानियों को ज्यादा रुचि रही जो पॉलिटिकल साइंस के कुछ थ्योरेटिकल पार्ट हैं, कुछ अमूर्त अवधारणाएं, इमॉर्टल कॉन्सेप्ट्स हैं, उनकी स्टडी और रिसर्च में उनको ज्यादा मजा मिलता था। सॉवरेंटी क्या है, गवर्नमेंट क्या है, गवर्नेंस क्या है, गवर्नेंस के टाइप्स क्या हैं, डेमोक्रेसी क्या है, इस तरह के जो कॉन्सेप्ट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं पॉल साइंस के, उनकी स्टडी और रिसर्च में पॉलिटिकल साइंटिस्ट को ज्यादा इंटरेस्ट था। तो इसीलिए उन्होंने जो ये इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट है इसको इग्नोर कर दिया, ध्यान ही नहीं दिया इस पे। तो इस वजह से ये अब तक ऐसा नहीं हुआ कि जो विचार मैं रख रहा हूं वो किसी ने पहले रखे होते या पहले भी स्वतंत्र विषय बन गया होता ये। और दूसरा कारण विल्सन ने माना कि 1850 1850 इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति के पहले दुनिया के विभिन्न देशों की आबादी बहुत कम थी, सीमित जनसंख्या, और सीमित जनसंख्या की वजह से भी हमें प्रशासन के पृथक अध्ययन की आवश्यकता नहीं हुई। कैसे सीमित जनसंख्या से जुड़ा हुआ है ये? तो चूंकि विल्सन ने यहां तर्क दिया कि आबादी कम थी, आबादी कम थी तो लोगों की समस्याएं या प्रॉब्लम भी कम थी। कम लोग, कम समस्याएं, बहुत सारी समस्याएं तो आबादी ज्यादा होने से ही हो जाती हैं। बिजली, पानी, सड़क, तो बहुत सारी समस्याएं तो इसलिए कि आबादी बहुत ज्यादा, रिसोर्स उतने हैं नहीं है जितने की उनको यूज करने वाले हो गए हैं, तो मारा मारी, लड़ाई झगड़े से लेके 10 दिक्कतें। तो चूंकि आबादी कम थी, समस्याएं कम थी, लोगों की समस्याएं कम थीं, तो सरकार के प्रशासन के कार्य कम थे। हम जानते हैं कि सरकारी कार्यों का प्रशासन लोक प्रशासन है, और सरकार को क्या करना है, तो रेगुलेटरी स्टेट में तो केवल 3 काम, वेलफेयर स्टेट में कुछ कई सारे और काम हो गए। जब यहाँ लोगों की समस्याएं ही कम हैं, आबादी बहुत कम है, तो सरकार के काम कितने से हैं? सरकार के काम कम हैं तो स्वाभाविक सी बात है प्रशासन की भूमिका भी सीमित है, और जिस चीज की भूमिका कम है, रोल कम है, तो हम ध्यान ना भी दें उस पर। तो कहने का मतलब कि थ्योरी के लेवल पे भी, कॉन्सेप्ट के लेवल पे भी ध्यान नहीं दिया गया, राजनीति विज्ञानियों ने उपेक्षा कर दी, और जो एप्लीकेशन पार्ट है उसका भी उतना महत्व नहीं रहा। सरकार के काम कम थे, प्रशासन की भूमिका कम थी, सो हमें कोई उसमें ना खास एफिशिएंसी चाहिए थी, ना स्पेशलाइजेशन चाहिए था, तो इसलिए भी उसको इग्नोर किया गया। सारा फोकस रहा बस पॉलिसी मेकिंग के ऊपर, नीति निर्माण के ऊपर ही। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया है कि हमें जरूरत है अब एक अलग विषय की, लोक प्रशासन की? तो विल्सन ने कहा कि अब क्यों आवश्यकता है, तो कारण बताया उसका विल्सन ने कि 1850 में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ है, औद्योगिक क्रांति। 1850 के आसपास औद्योगिक क्रांति हुई। ब्रिटेन जैसे देशों से शुरुआत हुई, धीरे धीरे दुनिया के और देशों में भी फैली। औद्योगिक क्रांति मतलब बड़ी बड़ी मशीनों का यूज हुआ, उत्पादन में बढ़ोतरी हुई, इतनी बढ़ोतरी कि हमने उसे रिवॉल्यूशन कह दिया। औद्योगिक क्रांति बढ़ी, लोगों की जेब में पैसा आया, साधन संपन्नता बढ़ी, और उससे आबादी बढ़ी, पॉपुलेशन बढ़ी। तो विल्सन ने कहा कि जब आबादी, पॉपुलेशन बढ़ी, तो बस अब ये जो प्रक्रिया की हम बात कर रहे हैं, प्रक्रिया उल्टी चली। आबादी बढ़ी तो लोगों की समस्याएं बढ़ी, और जब समस्याएं बढ़ी तो सरकार के काम भी बढ़ गए। औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, कई सारी सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम पैदा हो गई हैं। सबसे बड़ी बात तो पॉपुलेशन ही बढ़ रही है, तो 10 दिक्कतें, अमीर और अमीर, गरीब और गरीब हो रहा है, तो जो इनइक्वालिटी है, असमानता की खाई, वो बढ़ रही है।
बड़ी बड़ी मशीनों का यूज हम कर रहे हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट भी हो रहा है। लोग अपने घर परिवार को छोड़ के आ रहे हैं नौकरी के सिलसिले में, किसी और काम की वजह से, तो उस चक्कर में बड़े बड़े शहरों में रह रहे हैं, छोटे कमरों में 10 तरह की अनएथिकल काम हो रहे हैं, अनैतिकता भी बढ़ रही है, अश्लीलता बढ़ रही, कई दिक्कतें आज भी हम देख सकते हैं। जब जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है उस तरह की समस्याएं देखी जाती हैं। तो आबादी बढ़ी, समस्याएं बढ़ी, तो अब नेचुरल सी बात है कि सरकार के काम बढ़ गए। अब सरकार को उन सब समस्याओं को सॉर्ट आउट करना है, हल करना है उनका। सरकार के काम बढ़े तो स्वाभाविक सी बात है कि सरकार से जुड़ा है लोक प्रशासन, उसकी भूमिका बढ़ गई। अब बार बार सरकारी कार्यों का प्रशासन लोक प्रशासन है। सरकार के कार्य बढ़े तो जिस रेशियो में सरकार के काम बढ़ेंगे उसी रेशियो में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का रोल बढ़ जाएगा, उसकी भूमिका बढ़ गई। और जब लोक प्रशासन के कार्य बढ़े, भूमिका बढ़ी, तो स्वाभाविक सी बात है अब इसका इम्पोर्टेंस, इसका महत्व भी बढ़ गया। देखिए आप, जिन चीजों का महत्व कम होता है उन्हें हम इग्नोर कर सकते हैं लेकिन जिन चीजों का महत्व हमारी लाइफ में ज्यादा होता है उन्हें हम इग्नोर नहीं कर सकते। हमें उनको सुधारना पड़ेगा, उन पर ध्यान देना पड़ेगा, उनकी एफिशिएंसी, उनकी इफेक्टिवनेस को सुनिश्चित करना होगा। अभी तक प्रशासन का बहुत महत्व नहीं था हमारे जीवन में, कम लोग थे, कम समस्याएं थीं। अब ऐसा नहीं है, लोग भी बढ़ गए, आबादी बढ़ गई, समस्याएं बढ़ गई, प्रशासन का रोल बढ़ गया है, तो अब हम उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हमें ज़रूरत है कि अब प्रशासन इफेक्टिवली अपने कामों को, अपने रोल को निभाए। नहीं कर पाएगा प्रशासन ऐसा, तो अब दिक्कतें ज्यादा होंगी हमें। कब प्रशासन कार्यकुशल होगा, कब विशेषज्ञता आएगी उसमें, कब अपनी भूमिका को सही ढंग से निभाएगा, जब उसे अब हम एक अलग सब्जेक्ट बना देंगे तो उस पर फोकस होगा पूरा हमारा। उसमें विशेषज्ञता मिलेगी, उसमें रिसर्च होंगी, नई नई लोग उसी की स्टडी करेंगे। आज देखिए, सोच के देखिए कि आज अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिकल साइंस का ही पार्ट हो, हम बीए करें, हम एमए करें, हम कुछ भी और करें, 2 साल पॉलिटिकल साइंस से एमए करें, उसी में एक पेपर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का हो जाएगा, 2 हो जाएंगे बस। कितना ध्यान देंगे हम, कितना पढ़ेंगे उसको। लेकिन मान लीजिए पब्लिक एडमिशन में अलग से बी और एमए होने लगे, तब सोच के देखें कितना स्टडी बढ़ जाएगी, अध्ययन अध्यापन बढ़ जाएगा, कितने उसमें भी नए नए रिसर्च होने लगेंगे, नई नई थ्योरी उसमें आएंगी, ध्यान जाएगा, विशेषज्ञता होगी। आज हम पवेट के विशेषज्ञ हैं, अगर पॉलिटिकल साइंस का ही पार्ट होता पवेट, तो कितना सा पढ़ाते, 15 दिन पवेट पढ़ाते छोड़ देते। तो बहुत बड़ी चीज का एक छोटा सा पार्ट होना और अपने आप में एक सेपरेट सेक्शन, सेपरेट सब्जेक्ट हो जाना, दोनों में कितना अंतर है। तो जब ये अलग विषय होगा, इसके अपने विशेषज्ञ होंगे, अपने जानकार होंगे, अपनी रिसर्च होंगी, इसमें अपनी थ्योरीज होंगी, नेचुरल सी बात है इसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, ध्यान ज्यादा जाएगा इस पे हमारा। तो इसलिए अब विल्सन का कहना था कि अब बेटर यही है कि हम अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक अलग सब्जेक्ट बनाएं। विल्सन ने कहा कि संविधान बनाना आसान होता है, उसे चलाना कठिन होता है। अब तक हमने बनाने पर ध्यान दिया, पॉलिसी मेकिंग मतलब नीतियां कानून बनाओ, पॉलिटिकल साइंस। अब समय आ गया है कि हम उसके चलाने पर ध्यान दें, इम्प्लीमेंटेशन पार्ट पे फोकस करें। और वो तभी हो पाएगा जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट बनेगा। तो जन्म हो गया लोक प्रशासन का स्वतंत्र विषय के रूप में। विल्सन ने न केवल डाइकोटोमी का कॉन्सेप्ट दिया, बल्कि उसको जस्टिफाई करने के लिए उसके फेवर में देखिए बड़े अच्छे आर्गुमेंट्स भी किए। लोगों को समझ में आई विल्सन की बात।
और परिणाम हुआ कि लोक प्रशासन का एक स्वतंत्र विषय के रूप में जन्म हो गया। आगे बढ़े। विल्सन से ही जुड़ी हुई कुछ और बातें हैं। विल्सन का जो ये राजनीति प्रशासन द्वैत भाव का सिद्धांत है, पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटॉमी, ये हमें दो रूपों में देखना है। इसका एक सैद्धांतिक पक्ष भी है, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट, और इसका एक व्यावहारिक पक्ष भी है, अप्लाइड एस्पेक्ट। अभी तक हम आपसे जो बात कर रहे थे वो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट की बात कर रहे थे, हालांकि बीच बीच में कुछ उसमें जनसंख्या बढ़ी तो हमने कहा काम बढ़ गए, तो थोड़ा सा हमने अप्लाइड एस्पेक्ट की भी बात की, लेकिन बेसिकली वो थ्योरी बेस्ड चीजें थी। अब थोड़ा सा और डायमेंशन देखिए इसके। दो रूपों में विल्सन का ये द्वैत भाव का कॉन्सेप्ट है, सैद्धांतिक भी व्यावहारिक भी। सैद्धांतिक क्या था? राजनीति प्रशासन द्वैत भाव हमें राजनीति से प्रशासन को अलग करना है। अभी तक हम यही बात आपसे कर रहे थे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिकल साइंस का पार्ट था। विल्सन अब कह रहे हैं कि चूंकि इनका नेचर अलग है, इनके काम अलग हैं, तो इनको अलग अलग कर दीजिए। मतलब राजनीति विज्ञान से लोक प्रशासन को अलग कीजिए, या दूसरे शब्दों में कहें तो राजनीति से प्रशासन को अलग करना। अब इसका दूसरा पक्ष देखिए, अप्लाइड, व्यावहारिक पक्ष। व्यावहारिक पक्ष में यहां लिखा है प्रशासन से राजनीति को अलग करना। प्रशासन से राजनीति को अलग करना, इसका मतलब क्या है? देखिए, अब आपको लगेगा बातें वही हैं, बातें वही नहीं है। एक में है राजनीति से प्रशासन को अलग करना, और दूसरे में है प्रशासन से राजनीति को अलग करना। दोनों में अंतर है। थ्योरी के लेवल पे हम बात कर रहे हैं कि राजनीति से प्रशासन को अलग करना, राजनीति शास्त्र से लोक प्रशासन को अलग करके एक अलग विषय बनाना। लेकिन अब उसका व्यवहार देखें, प्रशासन से राजनीति को अलग करना, इसका मतलब क्या है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ ही एक कॉन्सेप्ट है रिक्रूटमेंट या भर्ती। रिक्रूटमेंट या भर्ती, भर्ती का मतलब होता है संगठन के प्रति योग्य और कुशल व्यक्तियों को आकर्षित करना। इंटेलिजेंट एंड एफिशिएंट लोगों को हम, जो भी हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें बुलाएं ताकि वो बेहतर ढंग से काम करें। उस प्रोसेस को हम रिक्रूटमेंट या भर्ती की संज्ञा देते हैं। यूपीएससी, स्टेट सिविल सर्विस परीक्षाएं आप देखिए, लाखों लोग आवेदन कर रहे हैं, हमें 500, 800, 1000 रिक्रूट करने हैं। वो पूरी प्रोसेस है कि उन कई लाख लोगों में जो ज्यादा योग्य, ज्यादा सक्षम हैं, उन्हें हम संगठन या प्रशासन में आकर्षित कर लें, तो ये रिक्रूटमेंट है, भर्ती है। भर्ती के दो आधार होते हैं, एक स्पॉयल सिस्टम या लूट प्रणाली कहलाता है, और दूसरा मेरिट सिस्टम या योग्यता प्रणाली कहलाता है। लूट प्रणाली और योग्यता प्रणाली, ये दो आधार होते हैं भर्ती के। जो स्पाइरल सिस्टम या लूट प्रणाली है, इसमें जो कैंडिडेट्स हैं, प्रत्याशी हैं, हम उनसे ये पूछते हैं कि आप किसे जानते हैं।
मतलब आपकी पहुंच कहां कहां तक कितनी है। दूसरे शब्दों में कहें तो लूट प्रणाली में हम प्रत्याशी के पॉलिटिकल रिलेशन या जो आपसी राजनीतिक संबंध हैं उन्हें देखते हैं और उसके आधार पर तय करते हैं कि रिक्रूट करेंगे इसे या नहीं करेंगे। जिसके पास जितनी ज्यादा पहुंच है, जितनी बड़ी पैरवी है, उतनी ज्यादा संभावना होगी कि वो प्रशासन में शामिल हो जाएगा। जबकि जो मेरिट सिस्टम योग्यता प्रणाली है उसमें हमें ये मतलब नहीं कि आप किसे जानते हैं, उसमें हम पूछते हैं कि आप क्या जानते हैं। यही सिस्टम है हम लोगों के लिए कि आप क्या जानते हैं, कितना जानते हैं, किसे जानते हैं का कोई मतलब ही नहीं है। तो योग्यता प्रणाली, इसमें हम कोई पॉलिटिकल रिलेशन, राजनीतिक संबंध नहीं देखते, इसमें हम प्रत्याशी की योग्यताएं देखते हैं। जो ज्यादा योग्य होगा उसे हम प्रशासन में भर्ती करेंगे। स्वाभाविक सी बात है कि लूट प्रणाली में देखिए ऊंची राजनीतिक पहुंच चाहिए है, मतलब राजनीति और प्रशासन का घालमेल ज्यादा होगा। राजनीति और प्रशासन को हम अलग अलग नहीं कर पाएंगे। जितनी बड़ी पैरवी लेके आएंगे आप, जितनी ऊंची पहुंच बताएंगे, उसी आधार पर भर्ती होना है। तो नेचुरल सी बात है कि आप तो फिर उस पॉलिटिशियन या उस पॉलिटिकल पार्टी के प्रति वफादार होंगे, क्योंकि उसी आधार पर ही आपको नौकरी मिली है। तो राजनीति और प्रशासन का घालमेल होगा। 1829 में अमेरिका में शुरू हुई थी ये लूट प्रणाली। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति एंड्रयू जैक्सन थे। उन्होंने शुरुआत की इस भर्ती की, लूट प्रणाली की। राष्ट्रपति बने, प्रेसिडेंट पद पे बैठे, तो जितने नाते रिश्तेदार, सगे संबंधी, चाचा मामा फूफा जानकार थे, सबको प्रशासन में उच्च पदों पे बिठा लिया। शुरू हो गई लूट प्रणाली। इस पर सिस्टम पीछे से चला आ रहा था, लेकिन कहें कि बहुत एक सिस्टेमेटिक रूप में उन्होंने इसे एस्टेब्लिश किया हुआ। अब जब तक वो प्रेसिडेंट रहे तब तक उनके वो नाते रिश्तेदार रहे प्रशासन में। वो गए, नए राष्ट्रपति आए, तो अब किसे बुरा लगेगा कि उसके भी रिश्तेदारों को मौका मिल जाए। नए राष्ट्रपति आए, उन्होंने अब अपने रिलेटिव्स को बिठा लिया और चल पड़ा अमेरिका में ये सिस्टम। राष्ट्रपति आता था तो अपने साथ अपने सगे संबंधियों को प्रशासन में टॉप पदों पे बिठा देता था, जाता था तो चल देते थे वो। डेमोक्रेसी में हम देखते हैं कि जो राजनेता हैं वो तो वैसे भी परमानेंट नहीं है। अब यहाँ स्पॉइल सिस्टम का परिणाम क्या था कि जो एडमिनिस्ट्रेशन में लोग हैं वो भी परमानेंट नहीं है। राष्ट्रपति के साथ आ रहे हैं, उसी के साथ जा रहे हैं। राजनेता भी कितने योग्य, अनुभवी हैं, प्रशिक्षित हैं, डाउट है। और स्पॉइल सिस्टम में प्रशासन में बैठे लोगों के साथ भी वही कि कितने योग्य, अनुभवी, प्रशिक्षित हैं, डाउट है। अमेरिका में शुरू हुआ सिस्टम, लेकिन लोग बहुत खुश नहीं थे सिस्टम से। आंदोलन शुरू हो गया अमेरिका में सिस्टम के खिलाफ कि सिस्टम बंद किया जाए। मेरिट सिस्टम हो, मेरिट सिस्टम योग्यता। हमारे देश में ब्रिटिशर्स ने 1854 में शुरू कर दिया था योग्यता सिस्टम। लॉर्ड मैकाले कमेटी बना दी थी और 1853 का जो एक्ट आया था उसी के आधार पर मैकाले कमेटी बनी। 1854 से हमारे देश में योग्यता प्रणाली शुरू हो गई। खुद ब्रिटेन ने अपने यहाँ 1870 में शुरू कर ली योग्यता प्रणाली। अमेरिका में भी आंदोलन हुए कि भाई लूट प्रणाली हटाइए, योग्यता प्रणाली लाइए, लूट प्रणाली में दिक्कतें हैं। 1881 के आसपास की बात है, 80-81 की। अमेरिका के राष्ट्रपति थे उस समय गारफील्ड। एक अनएम्प्लॉयड, बेरोजगार युवक ने उनकी हत्या कर दी, मर्डर हो गया। और कारण माना गया इसी स्पॉइल सिस्टम को। बात इस हद तक बढ़ गई, इतना लोगों में असंतोष हो गया सिस्टम को लेके कि प्रेसिडेंट का मर्डर। तो अब बड़ी बात थी। अमेरिका में आंदोलन तो पीछे से हो रहे थे कि भाई सिस्टम को खत्म किया जाए।
लूट प्रणाली खत्म हुई 1883 1883 में। अच्छा, पता नहीं कैसे अपने आप बंद हो गया। हमें लग रहा बैटरी इसकी, बैटरी चली गई है इसकी, हमें लग रहा है। अब आ रही आवाज? अब आ रही आवाज? अभी नहीं आ रही आवाज? अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो हम बात कर रहे हैं कि 1883 वहीं पहुंच गए हम। लूट प्रणाली की जगह योग्यता प्रणाली, मतलब क्या है? चीजों को जोड़िए आपस में कि हमें राजनीति और प्रशासन का घालमेल खत्म करना है। अगर हम लूट प्रणाली खत्म कर रहे हैं तो सीधा सा मतलब है कि राजनीति और प्रशासन के घालमेल को खत्म कर रहे हैं। विल्सन भी तो यही बात कह रहे हैं कि राजनीति और प्रशासन के घालमेल को खत्म करो। और वही बात यहां भी हो रही है कि लूट प्रणाली की जगह योग्यता प्रणाली को अपनाओ। तो ये भी है, देखिए, राजनीति प्रशासन द्वैत भाव की नहीं है, ये व्यावहारिक पक्ष है ये उसका। यहां क्या है कि प्रशासन में राजनीति घुसी हुई है। क्यों? क्योंकि प्रशासन में जो लोग बैठे हैं वो राजनीति की सिफारिश से बैठे हैं, तो प्रशासन में राजनीति घुसी हुई है, तो उसे अलग करो। मतलब यहां हम बात कर रहे हैं प्रशासन से राजनीति को अलग करो। लूट की जगह योग्यता प्रणाली। भाई इसी दौर में तो विल्सन का आर्टिकल पब्लिश हुआ, 1887 में पब्लिश हुआ। तो कभी ऐसा तो होता नहीं है कि रात भर हम आर्टिकल लिखते हैं, सुबह मैगजीन में देते हैं, अगले दिन वो प्रिंट होके आ जाता है। कई कई साल लगते हैं, आदमी रिसर्च करता है, 4 साल 5 साल और ज्यादा, तब जाके कुछ उसे कंक्लूजन मिलते हैं, रिजल्ट मिलते हैं, तब जाके पेपर पब्लिश होते हैं। आज भी हम लोग रिसर्च करते हैं, कई कई साल लग जाते हैं रिसर्च करने में, तब जाके कुछ 1 2 4 पेपर पब्लिश कर पाते हैं हम अपने किसी नेशनल इंटरनेशनल जर्नल में। तो ये 1 2 दिन की प्रोसेस नहीं होती। वो आर्टिकल पब्लिश हुआ है 1887 में, लेकिन नेचुरल सी बात है कि उसके लिए विल्सन रिसर्च तो काफी पीछे से कर रहे हैं। काफी पीछे मतलब देखिए उसी दौर की तो हम बात कर रहे हैं, 1887 1883। तो जो डाइकोटॉमी है वो दोनों लेवल पे है, हमें दोनों लेवल यहां देखने हैं, दोनों डायमेंशन देखने हैं, थ्योरेटिकल भी और अप्लाइड भी। थ्योरेटिकल है कि हम राजनीति शास्त्र से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को अलग सब्जेक्ट बना दें, मतलब राजनीति से प्रशासन को अलग करें। और उसका व्यावहारिक पक्ष है कि प्रशासन से राजनीति को अलग करें, मतलब लूट प्रणाली को खत्म करें, उसकी जगह योग्यता प्रणाली को अपना लें। तो यहां ये दोनों बातें आप ध्यान रखेंगे। और एक विल्सन का कंट्रीब्यूशन है हमारे लिए, यहां स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। विल्सन ने अपने उसी आर्टिकल में यह भी लिखा कि अगर हमें एक देश के प्रशासनिक सुधारों को दूसरे देश के प्रशासन में लागू करना है तो तुलनात्मक अध्ययन की परंपरा डालनी होगी। विल्सन ने कंपैरेटिव स्टडी पर भी बल दिया, कहा कि अगर एक देश के सुधारों को दूसरे देश के प्रशासन में लागू करना है तो तुलनात्मक अध्ययन की परंपरा डालनी होगी। विल्सन ने न केवल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एज ए सब्जेक्ट स्थापित किया, बल्कि कंपैरेटिव स्टडी पर भी उन्होंने अपने महत्वपूर्ण विचार रखे।
और विल्सन का जो ये विचार था, ये भी हमें उसी लूट प्रणाली और योग्यता प्रणाली, स्पर्ल सिस्टम और मेरिट सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में ही देखना है। हम बात कर रहे हैं कि भारत में 1854 में योग्यता प्रणाली आ गई थी, ब्रिटेन में 1870 में, यूरोप की कई और कंट्रीज थी जिनमें मेरिट सिस्टम चल रहा था। अब अमेरिका की जरूरत है कि उसे भी मेरिट सिस्टम को अपनाना है। समझदारी क्या है? समझदारी यही है कि योग्यता प्रणाली जिन देशों में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, हम उनकी स्टडी करें कि क्या सिस्टम है उनका मेरिट सिस्टम, क्या उसके प्रॉस कौन से, वहां क्या दिक्कतें आ रही, क्या उसके फायदे अच्छाई हैं, फिर अपने यहाँ से कंपेयर करें उसे, और तब अपनी सिचुएशन, अपनी परिस्थिति के अकॉर्डिंग हम अपने यहाँ उसे लागू करें। यही समझदारी है, यही करते हैं हम। आज भी देखिए आरटीआई, गवर्नेंस, XYZ, कोई भी कॉन्सेप्ट अगर हमें लागू करना है, तरीका और समझदारी यही है कि जिन देशों, जिन राज्यों में वो चीज़ें पहले से चल रही हैं, उनकी स्टडी करते हैं, अपने यहाँ से कंपेयर करते हैं, और तब फिर उन चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं, ताकि जो गलतियां दूसरे ने करी वो हम ना करें, ताकि जो नुकसान दूसरे को उठाने पड़े हम बच जाएं। तो समझदार वही आदमी कहलाता है जो दूसरे की गलतियों से सीखता है। इसके लिए हमें कंपैरिजन करना होता है, कंपैरेटिव स्टडी करनी होती है। वही विल्सन यहाँ कह रहे थे कि अगर अमेरिका को लूट की जगह योग्यता प्रणाली अपनानी है, और जो कि अपनानी ही है, तो समझदारी यही है कि जिन देशों में पहले से योग्यता प्रणाली चल रही है उनका अध्ययन करे, अपने यहाँ से कंपेयर करे, और फिर अपने यहाँ लागू करे। तो कंपैरेटिव स्टडी की भी बात की विल्सन ने। हालांकि विल्सन के इस विचार की आलोचना भी बहुत हुई, बहुत क्रिटिसाइज किया गया विल्सन के इस थॉट को। विल्सन का कहना था कि अमेरिका को यूरोपियन कंट्रीज से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। और आप देखेंगे यूरोपियन कंट्रीज में राजतंत्र था, मोनार्की थी उस समय जबकि हम बात कर रहे हैं। ब्रिटेन वगैरह में तो आज भी, उस समय तो ज्यादातर देशों में। अमेरिका डेमोक्रेसी, लोगों को मुद्दा मिल गया कि आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री से कह रहे हैं कि वो राजतंत्रात्मक देशों से सीखे, तो इससे हमारा जो डेमोक्रेटिक कल्चर है, लोकतांत्रिक संस्कृति है, वो खतरे में नहीं पड़ जाएगी। विल्सन ने जवाब दिया उन लोगों की इस तरह के जो शंकाएं थी। विल्सन ने कहा कि नहीं, बिल्कुल आपका ये डाउट ठीक नहीं है। चाहे लोकतंत्र हो, चाहे राजतंत्र हो, प्रशासन की कार्यकुशलता या प्रशासन से जुड़ी और कई सारी बातें ऐसी हैं, वो किसी भी सिस्टम, किसी भी तंत्र में जरूरी है। और प्लस अगर हम डेमोक्रेसी हैं, हमें सीखना है कुछ राजतंत्र से, उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो राजतंत्र है तो हम भी राजतंत्र हो जाएं। विल्सन ने कहा कि हम एक चोर से भी चाकू की धार तेज करना सीख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो चोर है तो हम भी चोर बन जाएं। और सही बात है भाई, चोर के पास ये कला है कि वो चाकू चलाना, उसकी धार तेज करना जानता है, हमें जरूरत है हम सीख लें। भाई वो अब उस तेज चाकू का यूज क्या करता है, गला काटने में, चोरी करने, वो जाने, हमें तो सब्जी काटना है, हम तो वो यूज करेंगे। अब ऐसा थोड़ी कि वो चोर है तो हम भी चोर बन जाएंगे। भाई हमें तो चाकू की धार तेज करना सीखना था, वो सीख लिया हमने, यूज हम अपनी मर्जी से करेंगे। तो इतना तो विवेक दिया है भगवान ने, इतना बुद्धि दी है कि हम वो अपनी योग्यता, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग देखें कि हमें यूज क्या करना है, वो भी हम चोर से सीखें। तो इतना तो अच्छे बुरे का अंतर करने की समझ हम में है ही, और होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि हम अगर मोनार्की, राजतंत्रात्मक देशों से सीखेंगे तो हम भी वही हो जाएंगे। तो खैर, विल्सन ने राजनीति प्रशासन द्वैत भाव दिया, तर्क दिए, क्यों जरूरी है लोक प्रशासन को अलग विषय बनाना, क्यों अब जरूरत है इसकी, क्यों अब तक नहीं पड़ी जरूरत, मूल्य क्या है, तथ्य क्या है, कंपैरेटिव स्टडी, सिद्धांत, व्यवहार। तो ये सारे विल्सन के कंट्रीब्यूशन थे।
हमारे लिए बहुत बड़ा योगदान उनके लिए। आगे बढ़ें। उन्नीस सौ ईस्वी अब विल्सन के सपोर्टर जुड़ने शुरू हुए। 1900 ईस्वी में एक विद्वान और जुड़े, नाम था फ्रैंक गुडनाउ। फ्रैंक गुडनाउ 1900 ईस्वी में जुड़े। फ्रैंक गुडनाउ भी देखिए अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट ही थे। उनका टाइम यहां लिखा है स्क्रीन पे 1859 से 1939। विल्सन का जो राजनीति प्रशासन द्वैत भाव का विचार था, इन्होंने उसके फेवर में और एक आर्ग्यूमेंट किया। विल्सन का कहना था कि राजनीति का काम निर्माण है, प्राथमिकता मूल्यों को होती है। प्रशासन का काम क्रियान्वयन है, प्राथमिकता तथ्यों को होती है। कार्य अलग हैं, कार्यों की प्रकृति अलग है, इसलिए इनका अध्ययन अलग अलग विषयों के द्वारा किया जाए। गुडनाउ ने उसमें एक और तर्क दे दिया कि इन दोनों के इंस्टीट्यूशन या संस्थान भी अलग अलग होते हैं, इसलिए भी बेहतर है कि इनका अध्ययन अलग अलग हो। राजनीति या निर्माण का संस्थान है विधायिका लेजिस्लेटिव, और प्रशासन या कार्यपालिका क्रियान्वयन का संस्थान है कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव। तो विल्सन का कहना है कार्य अलग हैं, कार्यों की प्रकृति अलग है। गुडनाउ उसमें और एक बात जोड़ रहे हैं कि इनके इंस्टीट्यूशंस या संस्थान भी अलग अलग हैं, और इसलिए बेहतर है कि हम इनकी स्टडी दो अलग अलग सब्जेक्ट के द्वारा करें। तो अब विल्सन के सपोर्टर पैदा होने लगे। अभी तो विल्सन ही द्वैत भाव की बात कर रहे थे, तर्क दे रहे थे, अब और दूसरे लोग भी आके उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छी बात है, ये ज्यादा रिकग्निशन, ज्यादा मान्यता मिल रही है। तो ये फ्रैंक गुडनाउ। और देखें, और एक थिंकर और एक विद्वान जुड़े 1910-11 F.W. टेलर। फ्रेडरिक विंसलो टेलर ये अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे। इन्होंने एक थ्योरी दी, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी या वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत। प्रशासन का पहला सिद्धांत माना जाता है इसे, पहला सिस्टेमेटिक सिद्धांत हम कहते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी या वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत को। 1910-11 में टेलर की एक पुस्तक आई थी, प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। उसमें उन्होंने ये साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी या वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अब हमारा विषय लोक प्रशासन एक ऐसा विषय बन रहा था कि जिसमें थ्योरी सिद्धांतों का निर्माण शुरू हो गया। पहली थ्योरी थी है, इसमें टेलर ने एक सिद्धांत दिया, फंक्शनल फॉर्मेनशिप या कार्यात्मक पर्यवेक्षण, और इसके माध्यम से टेलर ने भी विल्सन के डाइकोटॉमी के विचार को सपोर्ट कर दिया। कार्यात्मक पर्यवेक्षण, फंक्शनल फॉर्मेनशिप का मतलब होता है कार्य विभाजन के माध्यम से पर्यवेक्षण, ताकि हमें पर्यवेक्षण के कार्य में विशिष्टीकरण की प्राप्ति हो। पर्यवेक्षण या सुपरविजन, आप काम कर रहे, हम आपका काम देखें, सुपरविजन करें कि आप सही तरीके से काम कर रहे या नहीं कर रहे। टेलर ने कहा यहां कि एक श्रमिक के कार्य का पर्यवेक्षण 8 पर्यवेक्षकों के द्वारा किया जाए, 8 सुपरवाइजर या 8 फॉरमैन हो जो एक लेबर के कामों को पर्यवेक्षण करें, देखें कि काम सही ढंग से हो रहा कि नहीं हो रहा। इतनी ज्यादा विशेषज्ञता, स्पेशलाइजेशन की बात की टेलर ने। यहां एक
डायग्राम के तौर पे दिखाने की कोशिश की गई है कि एक मैनेजर है, प्रबंधक है कंपनी में, एक लेबर है नीचे, मान लीजिए श्रमिक है, ये 8 फॉरमैन या पर्यवेक्षक हैं। तो टेलर ने कहा ये 8 उस श्रमिक के काम का पर्यवेक्षण करें अलग अलग एंगल से। एक देखे कि टाइम पे काम हो रहा कि नहीं हो रहा, दूसरा देखे कि जो तरीका बताया था उसी तरीके से काम हो रहा कि नहीं हो रहा, तीसरा देखे कि जितनी लागत बताई गई थी, पैसा दिया गया था, उतनी ही कॉस्ट में काम हो रहा कि नहीं हो रहा, चौथा। तो इसी तरह तो अलग अलग व्यक्ति अलग अलग एस्पेक्ट से आए और जांच करे ताकि कहीं कोई मिस्टेक की गुंजाइश नहीं बचे। उसमें भी टेलर ने कहा, अभी जितनी बात से हमें मतलब है, उसमें भी टेलर ने कहा कि इसमें जो 4 पर्यवेक्षक हों ये प्लानिंग से जुड़े हों, और जो 4 पर्यवेक्षक हों ये इम्प्लीमेंटेशन से जुड़े हों। 4 पर्यवेक्षक नियोजन से जुड़े हुए और 4 पर्यवेक्षक परिपालन से जुड़े हुए। मतलब टेलर ने प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन या नियोजन और परिपालन को अलग अलग कर दिया, और इसका मतलब कि उन्होंने भी विल्सन के राजनीति प्रशासन द्वैत भाव के विचार का सपोर्ट कर दिया। द्वैत भाव यही तो है, राजनीति अलग प्रशासन अलग, मतलब निर्माण अलग और क्रियान्वयन अलग। तो टेलर ने भी वही कह दिया कि नियोजन से जुड़े पर्यवेक्षक अलग और क्रियान्वयन से जुड़े पर्यवेक्षक अलग। तो देखिए ये भी विल्सन के सपोर्टर हो गए। इन्होंने भी कंपैरेटिव स्टडी, तुलनात्मक अध्ययन को प्रोत्साहन दिया। अमेरिकी इंजीनियर थे टेलर, जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी उन्होंने दी, अमेरिका में दी, लेकिन इतनी पॉपुलर थ्योरी हुई कि इसे सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन या द्वितीय औद्योगिक क्रांति की संज्ञा दी गई। और ये थ्योरी रसिया, जर्मनी, कई और देशों में भी प्रचलित हुई। अमेरिका की थ्योरी अगर रसिया में गई मतलब कंपैरेटिव स्टडी की गई। हम बात ही कर रहे हैं कि एक देश के प्रशासनिक सुधार दूसरे देश में तब तक लागू नहीं हो सकते जब तक कि हम कंपैरेटिव स्टडी नहीं करें। यहां हुआ, तभी तो एक देश की थ्योरी दूसरे देश में लागू हुई। तो अब हमारा विषय एक ऐसा विषय बन रहा था जिसमें सिद्धांत बनने लगे। विल्सन के द्वैत भाव का तो सपोर्ट हो ही रहा है, कंपैरेटिव स्टडी की भी बात हो रही है, ये सारी चीजें एक साथ चलने लगी। अगला देखें 1920 1920 में और एक थिंकर जुड़े, नाम था मैक्स वेबर। मैक्स वेबर जर्मन सोशियोलॉजिस्ट थे, जर्मन समाजशास्त्री। 1864 से 1920, 1920 1920 में इन्होंने एक बहुत पॉपुलर, बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया, आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी या नौकरशाही का आदर्श मॉडल। अभी हमें फिर इतनी बात से मतलब है कि उस सिद्धांत में मैक्स वेबर ने इम्पर्सनैलिटी की बात की, जिसकी बात विल्सन भी कर रहे हैं। और इम्पर्सनैलिटी मतलब ही राजनीति प्रशासन द्वैत भाव, प्रशासन राजनीति के मूल्यों से दूर रहे, उसी को तो हम कह रहे हैं निर्वैयक्तिकता या इम्पर्सनैलिटी। मतलब राजनीति अलग, प्रशासन अलग। तो देखिए वेबर ने भी बात कर दी उसकी। वेबर का कहना था कि जब तक नौकरशाही निर्वैयक्तिक नहीं होगी, इम्पर्सनैलिटी नहीं होगी उसमें, हम उसे आइडियल नहीं बना पाएंगे, उसकी एफिशिएंसी को सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे। उन्होंने पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी पे भी बल दिया। पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी मतलब, और उन्होंने स्पेशल एम्फेसिस देते हुए कहा कि प्रशासन में बैठे लोगों को राजनीति से तो एकदम न्यूट्रल होना चाहिए, तटस्थ। कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी या कोई और, सपा बसपा, जो भी XYZ पार्टियां हैं,
आरजेडी वगैरह सबसे समान दूरी, किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी से अपने आप को जोड़ना नहीं है, सबसे बराबर दूरी। बस जिसकी सरकार है, आपका काम है उसके कानून, उसकी नीतियों को लागू करो। अपनी फीलिंग्स हटा दो कि ये कांग्रेस है कि बीजेपी है, कि हम इसके सपोर्टर हैं कि उसके विरोधी हैं, नहीं। पॉलिटिकली न्यूट्रल हो जाओ अगर आपको कार्यकुशल होना है तो, अगर आपको जनता का भरोसा जीतना है तो। मतलब राजनीति अलग, प्रशासन अलग। राजनीति अपना काम करे, प्रशासन अपना काम करे, तो विल्सन के द्वैत भाव को सपोर्ट कर रहे हैं। यह भी कंपैरेटिव स्टडी पे जोर दे रहे हैं। वेबर की थ्योरी जर्मनी में आई थी, दुनिया में आज 200 के ऊपर देश हैं और हर देश ने वेबर की थ्योरी को अपनाया, इतना पॉपुलर थ्योरी है ये। और जर्मनी की थ्योरी अगर भारत में भी है, अमेरिका में और देशों में भी, अगेन हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बिना कंपैरेटिव स्टडी के तो संभव नहीं हुआ है ऐसा। तो यहां भी तुलनात्मक अध्ययन पे बल दिया गया। और प्लस लास्ट देखेंगे इसमें, फर्स्ट फेज या प्रथम चरण में 1926 में एक विद्वान और जुड़े, नाम था लियोनार्ड डी वाइट, एल डी वाइट। एल डी वाइट भी अमेरिकन थिंकर थे, अमेरिकन हिस्टोरियन थे ये। 1926 में इनकी पुस्तक प्रकाशित हुई, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जो ध्यान रखने वाली बात है कि इस पुस्तक को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की फर्स्ट टेक्स्ट बुक की संज्ञा दी गई, लोक प्रशासन की प्रथम पाठ्य पुस्तक। और इस पुस्तक में एल डी वाइट ने भी लिखा कि अगर लोक प्रशासन को कार्यकुशल और मितव्ययी बनाना है तो उसे राजनीति के मूल्यों से दूर करना होगा। जब तक प्रशासन राजनीति के वही मूल्य, वैल्यूज से अपने आप को अलग नहीं करेगा, तब तक हम उसकी एफिशिएंसी और इकोनॉमी को सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे। मतलब इन्होंने भी विल्सन के डाइकोटॉमी के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट किया। प्रथम पाठ्य पुस्तक, फर्स्ट टेक्स्ट बुक थी इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जब ये टेक्स्ट बुक आई तब यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, एकेडमीज में ये संभव हुआ कि अब हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्टडी शुरू करें। अभी तक कोई ऐसी प्रॉपर किताब नहीं आई थी। कुछ आर्टिकल, कुछ पेपर पब्लिश हुए थे विल्सन का या और दूसरे विद्वानों का। ये पहली पुस्तक है जो ओवरऑल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर लिखी गई है। तब एक किताब है हमारे पास, तो अब हम पढ़ना, पढ़ाना, अध्ययन, अध्यापन शुरू कर सकते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। तो याद रखें, एल डी वाइट को हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एकेडमिक फादर या अकादमिक पिता की संज्ञा देते हैं। फादर विल्सन है, उन्होंने एज ए सब्जेक्ट इसे जन्म दे दिया, लेकिन इसका पढ़ना पढ़ाना कब संभव हुआ? जब ये पहली किताब आई। तो एकेडमिक फादर कहलाते हैं एल डी वाइट। तो ये प्रथम चरण था लोक प्रशासन के विकास का। विल्सन, गुडनाउ, टेलर, वेबर, एल डी वाइट, इन सारे विद्वान प्रयास विल्सन ने जो शुरू किए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक स्वतंत्र विषय के रूप में पैदा हुआ, अपनी पहचान बनाई। लगभग 40 साल या 40 इयर्स का हो गया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। टेलर की साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी आ गई, वेबर का ब्यूरोक्रेसी मॉडल आ गया, कंपैरेटिव स्टडी की भी बातें हुई। तो ये सारे डेवलपमेंट हुए। आज यहीं रोकेंगे, कल आगे बढ़ाएंगे।
दूसरा तीसरा चरण चौथा चरण जितना होगा सो आगे चलेंगे। कुछ किसी को पूछना है तो पूछ सकते हैं। कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। हाँ जी बताइए। जी जी। नहीं तो बेवर के अलावा तो बाकी सब तो अमेरिका के ही विद्वान हैं। तो अमेरिका के विद्वान हैं तो वहां तो भाई उनके भी पेपर पब्लिश हो रहे हैं कि बुक्स आ रही हैं, तो हम देख रहे हैं कि उसमें कौन सपोर्ट कर रहा है कौन उनके अगेंस्ट है। बस बेवर बेवर अमेरिका के बाहर के हैं तो वो कंपैरेटिव स्टडी से ही हमें पता लग रहा है। बाकी तो सब अमेरिका के ही हैं। हम्म। और कुछ? चले कुछ नहीं तो आज यहीं रोक रहे हैं, आप लोग जा सकते हैं। कल फिर मिलेंगे तो यहीं से आगे बढ़ाएंगे, द्वितीय तृतीय चरण जितना होगा तो कल आगे बढ़ाएंगे। चल, गुड नाइट जी।